हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल AR सर में। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। तो आज हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत इजी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1 करनी है। लेकिन एक्सरसाइज 4.1 करने से पहले बच्चों हम इसमें कुछ इसके रूल देख लेते हैं, ठीक है ना। कि इसमें रूल के द्विघात समीकरण होती क्या है, ठीक है ना। तो बच्चों चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं द्विघात समीकरण क्या होती है। देखो, द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाती है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण वह होती है जिसकी अधिकतम घात 2 हो। तो इसकी थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं। वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 द्विघात समीकरण कहलाती है। क्लियर हो गया ना। वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाती है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ x चर है। ठीक है ना। जहाँ x चर है और a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, a बराबर नहीं हो सकता 0 के। तो इसमें अधिकतम घात क्या है? इसमें अधिकतम घात x की, ठीक है ना। इसमें अधिकतम घात x की 2 है, तो इसलिए ये अधिकतम घात, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। और इस समीकरण में x बराबर 0 के नहीं हो सकता, ठीक है ना। यदि x बराबर इसमें a बराबर 0 के नहीं हो सकता। यदि a बराबर 0 है, ठीक है ना बच्चों, तो इसमें इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये फिर हमारी द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, ये याद रखना आपको। फिर हमारी ये एक घात समीकरण हो जाएगी या रैखिक समीकरण, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारी रैखिक समीकरण हो जाएगी, रैखिक, ठीक है बच्चों। अगर जो अगर जो ये कंडीशन हो जाए a बराबर 0, तो ये हमारी bx प्लस सी, एक जगह 0 रख देंगे इसमें, तो इक्वल टू 0, तो ये हमारी रैखिक समीकरण हो जाएगी, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण होती क्या है, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल ले लो आप कुछ भी अपने माइंड में, कोई फिक्स तो है नहीं कि एग्जाम्पल क्या होते हैं। जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये है आपकी द्विघात समीकरण, ठीक है। और ये होगी आपकी रैखिक समीकरण, bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये होगी आपकी समीकरण। ओके, ये होगी आपकी रैखिक समीकरण। और आपके त्रिघात भी देखेंगे फिर, तो ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये होगी हमारी त्रिघात समीकरण, ठीक है ना। तो इस बच्चे इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, वो देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज किए जाएंगे, ठीक है ना। तो a प्लस बी का
होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फर्स्ट। और आपका सेकंड फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसमें थर्ड फॉर्मूला है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इसमें क्या होता है आपका ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये क्लियर हो गया ना आपको फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल में होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसी तरह फोर्थ फॉर्मूला है आपका ए माइनस बी का होल क्या होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। वैसे ये चार फॉर्मूले आपको ये 4.1 एक्सरसाइज में याद रखने। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं आप एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है बच्चों, तो हमारी एक्सरसाइज है 4.1। तो इसमें कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न एक्सरसाइज 4.1 है। तो इसमें कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इन क्वेश्चनों में हमें ये जांच करना है कि कौन कौन सी द्विघात समीकरण है और कौन सी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारी पिटना वाली 4.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन है, दिया है आपको एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab। तो खोलो इसे, तो एक्स स्क्वायर और एक का स्क्वायर एक प्लस 2ab, 2 गुना एक्स गुना 1, तो क्या आएगा आपका 2x। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस का 6। तो ये इक्वल में है तो समान चिन्ह के कट जाएंगे, या फिर ट्रांसफर लेकर माइनस करके काट लो, या इक्वल में कट जाएंगे। ठीक है ना, तो आपका ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये फिनिश हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 जो एक द्विघात बहुपद है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण जो एक, ये समरी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना बच्चों, तो ये समरी क्योंकि सवाल करना है तो ये समरी लिखनी पड़ेगी कि हमारा वो कह रहा है कि जांच कीजिए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जो एक दिया गया बहुपद है, जो एक दिया गया द्विघात बहुपद है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात बहुपद है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। तो इसके सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन कह रहा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू में दिया है आपको माइनस का 2 ब्रैकेट में और 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर तो माइनस 6 प्लस का 2x, ये ट्रांसफ़र कर लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6, ये ट्रांसफ़र करने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, आपको पता होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। जो एक द्विघात बहुपद है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण। यही समझ लिखनी है आपको। ठीक है ना, जो एक द्विघात बहुपद है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया होगा आपको।
अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है अपना x माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस का 1 इक्वल में है x प्लस माइनस 2 इस इक्वल में दिया है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 3। ठीक है, तो इनकी आप में मल्टीप्लाई करो तो x ये वाला x इंटू एक्स प्लस 1 तो माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये तो आपको गुणा करना आता होगा कैसा होती है। तो x ये वाला इंटू एक्स प्लस 3 और ये माइनस 1 एक्स प्लस 3। ठीक है ना, तो गुणा करो तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2x माइनस का 2। ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3। तो पहले से ही इसी लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का x माइनस का 2 और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका प्लस 2x माइनस का 3। तो इक्वल में ये बराबर है, ये सेम चिन्ह का कट जाएगा। तो माइनस का x माइनस का 2 ये ट्रांसफर कर लो, माइनस का 2x और प्लस का इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया माइनस का 2x माइनस का x माइनस का 3x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यह एक रेखिक बहुपद है। ये एक एकाध बहुपद है, तो यह एक रेखिक बहुपद है। यह एक रेखिक बहुपद है। अतः दिया गया समीकरण दिया समीकरण नहीं, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चौथा दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू 2x प्लस 1 माइनस का 3 इंटू 2x प्लस 1। ये क्लियर हो गया ना, तो इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 दूनी 6 माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। ठीक है ना, तो इधर ट्रांसफर कर लो इधर, तो 2x स्क्वायर ये माइनस का इसे घटा लो माइनस का 5x माइनस का 3 और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल टू 0। तो इससे गया तो इससे ये गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अतः एक द्विघात बहुपद है। अतः यह एक द्विघात बहुपद है। यह द्विघात बहुपद है। अतः दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अगले सवाल में। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल में दिया है आपका x प्लस 5 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस का 1। ठीक बच्चों, तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो x ले लो, फिर 2x माइनस का 1 माइनस का 3 इंटू 2x माइनस का 1। ठीक है, तो x इंटू
एक्स माइनस का 1 प्लस का 5 इंटू एक्स माइनस का 1। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई तो करनी आगे ना होगा, आगे होगी आपका। तो अंदर क्या आएगा, ये आएगा आपका 2x² माइनस का एक्स माइनस का 3 दूनी 6 प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आएगा आपका x² माइनस एक्स प्लस 5x माइनस का 5। ठीक है, तो इसमें प्लस माइनस कर लो, 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल में क्या आएगा x² प्लस का 4x माइनस का 5। ये ट्रांसफर कर लो, तो 2x² माइनस का 7x प्लस 3 माइनस का x² माइनस का 4x प्लस का 5 इक्वल 0। तो इसमें से ये गया था x² माइनस 7x माइनस का 4x कितना हो गया, माइनस का 11x प्लस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, यह एक द्विघात बहुपद है, तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, द्विघात समीकरण है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में क्या करा, ये करा है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो क्लियर होगा बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a² माइनस b² माइनस का 2ab। ठीक है, तो ये करो क्वेश्चन आप, तो x² प्लस 3x प्लस 1, तो x² प्लस 4 माइनस 4x राइट ट्रांसफ़र करो, तो इससे तो ये फिनिश हो गया। तो 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4x इक्वल 0। तो ये कितना हो गया आपका 7x माइनस का 3 बराबर 0। यह एक रेखिक बहुपद अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। यह एक रेखिक बहुपद है। ठीक है, तो अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। समीकरण नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये करा है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल में दिया है 2x इंटू x² माइनस का 1। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है ना, तो लगाओ इसमें फॉर्मूला, तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा आपका 8। ठीक है, प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x³ माइनस का 2x। ये तो क्लियर होगा बच्चों आपको। तो ये क्या होगा आपका x, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 3 दूनी 6 x इंटू एक्स प्लस 2, तो 2x³ माइनस का 2x। ठीक है, तो ये हो गया आपका x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस का 12x 2x³ माइनस का 2x। तो इसे आप ट्रांसफ़र कर लो, तो x³ प्लस 6x² प्लस का 12x प्लस 8 माइनस 2x प्लस का 2x। तो इसमें से ये आपका x³ प्लस का 6x², ये हो गया आपका 14x प्लस 8 इक्वल टू 0।
अतः दिया गया बहुपद द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। यह एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन है इसका x³ माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो इसमें a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। क्लियर है बच्चों। तो ये क्वेश्चन करते हैं x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स का क्यूब माइनस 2 का 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, तो x³ माइनस का 8 माइनस का 6x x माइनस 2, ठीक है बच्चों। तो x³ माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, तो x³ माइनस 8 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x। तो इससे ये फिनिश हो गया समान चिन्ह के बराबर में, ठीक है। तो ये आ गया आपका माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, ये ट्रांसफर कर लो आप इधर, ठीक है ना, प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 13x प्लस का 9 इक्वल टू 0। यह एक द्विघात बहुपद है। तो द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण, यह एक द्विघात बहुपद है, यह एक द्विघात, यह द्विघात बहुपद है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड है, तो उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में और चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है। क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो मीटर में है और चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन चलते हैं आगे। ये कह रहा निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो भूखंड का क्षेत्रफल दिया है हमें, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है हमको 528 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की लंबाई, तो चौड़ाई के 2 गुने, क्षेत्रफल की लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो होगी हमारी x होगी, ठीक है ना। तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है,
तो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है हमारी लंबाई। तो आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की जो हमारी लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्वेश्चन में दिया देखो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्र 528 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल की लंबाई जो है, तो क्षेत्रफल की बच्चों लंबाई है ना, वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ जाएगा प्रश्नानुसार। हाँ, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा 528। तो आयताकार क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई के। तो 528 लंबाई क्या हमारी 2x + 1, चौड़ाई क्या हमारी x 528। ठीक है। तो अंडर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x² + x क्या हो गया हमारा 528। तो 2x² माइनस का 500। तो क्यों क्वेश्चन में क्या करा, निम्न स्थितियों में दी गई समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो आंसर हमारा आ गया ये। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है अब। तो क्वेश्चन कह रहा 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है तो हमें, तो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो हाँ, सेकंड क्वेश्चन है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो दूसरे का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है। तो कह रहा है कि 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों, माना 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 है। ठीक है ना। तो माना 2 क्रमांगत धन पूर्णांक x और x + 1 है। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या, 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों, 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है आपका 306। ठीक है, 306। तो x² + x, 306 तो x² + x माइनस का 306। तो ऐसा दिया गया समीकरण, दिखा समीकरण। ठीक है ना। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, जो फिलहाल में उस रोहन की आयु x है और उसकी माँ की आयु x + 26 है। तो उन अब से 3 वर्ष पश्चात, अच्छे, तो 3 तो 60 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है, माना रोहन की आयु x वर्ष है। ठीक है। क्वेश्चन में है माना रोहन की आयु x वर्ष। ठीक है, माना रोहन की आयु x वर्ष। ठीक है। तो उसकी माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है उसकी माँ। तो उसकी माँ बड़ी है तो उसकी माँ की आयु क्या होगी, तो रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु क्या होगी x + 26। ठीक है, x + 26। ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है, अगर आप क्वेश्चन में आ गए
तो 3 वर्ष पश्चात तो गुणनफल 3 तो 7 हो जाता है। तो रोहन की 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो 3 वर्ष रोहन की आयु, पहले रोहन की आयु x थी, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितने हो गए x+3। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, तो 3 वर्ष रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, इसमें 3 प्लस हो जाएगा, तो x+29। ठीक है ना, x+29 वर्ष। तो प्रश्न अनुसार ये कह रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाती है, तो उसकी आयु का गुणनफल तो किया क्या होगा हमारा, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और माता की आयु का गुणनफल, तो 3 वर्ष रोहन और माँ की आयु का जो गुणनफल दे रखा वो दे रहा है आपको 360। ठीक है ना, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन और माँ की आयु गुणनफल दे रखा 360। तो लिखो फिर इसमें x+3 और x+29 360। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो x+29 +3 इंटू x+29 360। तो 360 दिया है आपको, तो x² +29x +3x 27 3 दूनी 6 और 2 9, 3 दूनी 6 8 360। ठीक है, तो इसे आप x² +32x +87 -360 3 15 7 2, तो x² +32x -273। ठीक है ना, तो ये दीघा समीकरण निरूपित हो गया। तो इसका अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दर, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ठीक है ना, तो वह 3 घंटे अधिक लेती। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो माना रेलगाड़ी की चाल x प्रति घंटा है। तो ठीक है, तो 480 किलोमीटर में लिया गया समय, तो समय बराबर हमारा होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, तो समय निकाल लेंगे हम इसमें। तो 480 किलोमीटर में लिया गया समय, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, तो फॉर्मूला हमारी दूरी, तो दूरी कितनी हमारी 480, चाल क्या हमारी x,
जो हमने माना है, ठीक है, घंटे, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन में कह रहा है, तो क्वेश्चन में आगे कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 480 किलोमीटर में लिया गया समय जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है चाल, तो किलोमीटर में लिया गया समय जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो क्या होगी हमारी 480 किलोमीटर में लिया गया समय जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, तो हमारी चाल कम हो रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आएगा हमारा दूरी 480 को तय करने में जब हमारी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन में दिया है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार ठीक है, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में समय 3 घंटे बढ़ जाता है, तब तो ये बाद वाले में से पहला वाला घटा देंगे, ये आपका आ गया 3, ठीक है। तो ये बाद वाले समय में से पहला वाला समय घटा देंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हल करो, तो इसका एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स माइनस 8। तो बच्चों आपका एलसीएम लेना तो आता होगा ना, तो यह आएगा आपका 480 एक्स माइनस का 480 इंटू एक्स माइनस 8 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 480 एक्स माइनस का 480 एक्स माइनस 8 इंटू 3x एक्स माइनस का 8, ठीक है। ये 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 छक्के 18, 160 एक्स माइनस 8 एक्स इंटू एक्स माइनस का 8, ठीक है। तो माइनस का प्लस 0 8 12, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, तो इससे ये फिनिश, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का, तो ये हमारी दीघा समीकरण होगी और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगले वीडियो में।